हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और ये हमारे ई कॉमर्स फ्रंट एंड का एपिसोड नंबर 4। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे शो कराया था और साथ के साथ प्रोडक्ट्स को होम पे शो कराया था। अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी कार्ट और सबसे पहले तो प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो सबसे पहले एक पेज बनाना है जहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे टैप करने के बाद फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोडक्ट पे मैं टैप करूँगा तो उसकी डिटेल्स ओपन हो जानी चाहिए, यानी कि एक डिटेल्स वाला पेज जिसके अंदर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिखेगी। तो सबसे पहले तो ये जो UI है, ये जो एक प्रोडक्ट है, इसे हमें टैपेबल बनाना पड़ेगा। चलते हैं प्रेजेंटेशन में, स्क्रीन्स में, होम में। ये रही मेरी यूज़र फीड स्क्रीन। तो यूज़र फीड स्क्रीन पे ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर रो हमने बना रखी है, इस रो को मेरे को टैपेबल बनाना है। तो इस रो को मैं रैप कर रहा हूँ एक क्यूपर्टिनो बटन में। क्यूपर्टिनो बटन, ठीक है। ऑन प्रेस्ड हमारा फंक्शन आ जाएगा, यानी कि जो भी हम अगले रूट पे जाएंगे वो अगला रूट अभी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगी पैडिंग जो कि होगी 0। ये हो गया। तो अब ये चीज़ टैपेबल हो चुकी है, देख सकते हो टैप करने पे इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो कार्ड बटन है वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, उस पर तुम अलग से भी टैप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस पर टैप करने पे भी पूरी लिस्ट स्टाइल पे टैप हो जाएगा। अब सबसे पहले डिटेल्स वाला पेज बना लो। तो प्रोडक्ट के अंदर एक नई फाइल में बना लो, प्रोडक्ट स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन डॉट डार्ट लिख सकते हैं, जो मन में आए वो लिख देना। बनाते हैं एक नया स्टेटफुल विजेट यहाँ पे। तो इंपोर्ट मटेरियल स्टेटफुल प्रोडक्ट डिटेल्स स्क्रीन। इसका एक रूट नेम भी बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक कॉन्स्ट रूट नेम प्रोडक्ट डिटेल्स। तो ये इसका रूट नेम हो गया। अब इस रूट को अपनी रूट्स वाली फाइल के अंदर हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो कोर के अंदर, रूट्स के अंदर यहाँ पे इसे डिफाइन कर दो, एक केस बना दो इसके लिए। तो केस प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन डॉट रूट नेम, और उस केस में बस यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन ही हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक रूट भी डिफाइन हो गया। अब बस जब भी मैं यूज़र फीड स्क्रीन पे किसी भी प्रोडक्ट पे टैप कर रहा हूँ तो ऑन प्रेस जब भी प्रेस होगा तो नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन डॉट रूट नेम। तो बस टैप किया और ये अगली स्क्रीन मेरी ओपन हो गई। अगली स्क्रीन पे ऑफ कोर्स अभी के लिए कुछ UI नहीं है, ये बस एक प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऐसे X बना रहा है। तो प्लेस होल्डर को हटा दो, इसकी जगह जो भी UI बनाना है वो बना लो। तो स्कैफोल्ड आ गया, बॉडी में एक सेफ एरिया और चाइल्ड में एक लिस्ट व्यू लगाए तुम। इसके अलावा ऐप बार ले लो, ये आ गई मेरी ऐप बार। तो ये बन गया थोड़ा सा UI। बैक जा सकते हैं हम यहाँ से। तो ये ओपन हो रहा है मेरा ठीक से। अब करना ये है कि जिस भी प्रोडक्ट को मैंने टैप किया है, चाहे वो iPhone 14 Pro ऊपर वाला या फिर ये रेड टी-शर्ट हो, तो जिस पे भी मैंने टैप किया है वही चीज़ बेसिकली वहाँ पे ओपन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो ये ओपन होना चाहिए, इस पर टैप कर रहा हूँ तो ये ओपन होना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन है, इसको हमें किसी तरह से बताना पड़ेगा कि कौन सा करंटली सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, यानी कि किस प्रोडक्ट को मैंने सिलेक्ट करा है। तो वो चीज़ हम कहाँ से बताएंगे? वो चीज़ हम इसे बताएंगे इसके आर्ग्यूमेंट्स में से, यानी कि जब भी मैं उस पर टैप करूँगा तो मैं इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो चीज़ पास करवाऊँगा कि कौन से प्रोडक्ट पर मैंने टैप करा है। तो बस यहाँ पे एक फाइनल प्रोडक्ट मॉडल मैं दूंगा, ये आ गया प्रोडक्ट मॉडल, और बस ये यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड दिस डॉट प्रोडक्ट मॉडल। ये करने से रूट्स के अंदर एरर आ गया, ऑफ कोर्स आएगा भी, क्योंकि अब वहाँ पे एक चीज़ रिक्वायर्ड है और हमने इसे डायरेक्टली ऐसे लिख रखा है। सबसे पहले तो ये कॉन्स्ट नहीं रहा, तो हटा दो। इसके अलावा प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे देना अब रिक्वायर्ड है। तो प्रोडक्ट मॉडल हम कहाँ से देंगे? आर्ग्यूमेंट्स में से, यानी कि ये जो रूट सेटिंग्स है, ऊपर ये जो रूट सेटिंग्स है, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास करवा सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स को ही एज अ प्रोडक्ट मॉडल इसमें डाल दूंगा। तो यानी कि जो मैं आर्ग्यूमेंट डालूंगा वो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट मॉडल होना चाहिए और कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स एज प्रोडक्ट मॉडल। अब प्रोडक्ट मॉडल देना पड़ेगा जहाँ पे भी तुम इस रूट पे आ रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आओगे हमेशा ये प्रोडक्ट मॉडल तो देना ही पड़ेगा। तो ये दे देते हैं। हम आ रहे हैं यूज़र फीड स्क्रीन से। तो यूज़र फीड स्क्रीन पे मैंने ये जो पुश नेम लिख रखा है, यहाँ पे बस कॉमा आर्ग्यूमेंट्स और यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है जिस पे भी मैंने टैप करा है वो आगे पास हो गया, सिंपल।
चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम जितनी भी डिटेल्स चाहें वो सब यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐप बार के अंदर चाहे तो हम टाइटल में उसका टाइटल दिखा सकते हैं, तो टेक्स्ट और यहाँ पे आ जाएगा उसका टाइटल, यानी कि विजेट डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। हो गया। टैप करता हूँ तो ये देखो iPhone 14 Pro डीप पर्पल, और अगर उस पर टैप करूँगा तो रेड टी शर्ट। इसके अलावा बाकी का भी UI बना लो, और अगेन UI बनाने में तो तुम लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे होगे, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ। अब जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस भी हो सकते हैं, हमने बनाया, और हमारे दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर ही दो दो इमेजेस हमने डाली है। लेकिन हाँ, होम पे तो हमने सिर्फ एक ही दिखाई है, पहली वाली, लेकिन अंदर डिटेल्स में तो सारी दिखेंगी। तो एक स्लाइडर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो स्लाइडर बनाने के लिए तुम एक पैकेज का यूज़ कर सकते हो, पैकेज का नाम है फ्लटर कैराउजल स्लाइडर। और अगर खुद बना रहे हो स्लाइडर तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। UI तो तुम कैसा ही बना सकते हो। तो बस इसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलिंग में जाओ, इस कमांड को कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ अपने टर्मिनल में पेस्ट कर दो। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यूज़ करा है फ्लटर कैराउजल स्लाइडर। तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे इन्होंने रीडमी के अंदर सब कुछ दे रखा होगा कि किस तरह से इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली कैराउजल स्लाइडर डॉट बिल्डर एक हमें बनाना है, और दूसरी चीज़ ये जो हाइट यहाँ पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेनर की एक हाइट दे रखी है उन लोगों ने, ताकि इसी हाइट को बेसिकली ये स्लाइडर भी लेगा। तो जितनी बड़ी हाइट उतना बड़ा स्लाइडर। तो सिंपल सी बात है, पेरेंट के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करेगी। तो एक साइज़ बॉक्स ले लेते हैं, उन्होंने कंटेनर लिया, लेकिन हम साइज़ बॉक्स भी ले सकते हैं, हमें सिर्फ हाइट देनी है, तो इसलिए साइज़ बॉक्स ज़्यादा सही रहेगा। तो हाइट, अब मैं यहाँ पे ना तो 200 ना 500 ना इस टाइप से कोई हाइट दूंगा, मैं बेसिकली जितनी विड्थ है उतनी ही हाइट दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारी ऐप के अंदर सारी इमेजेस जो है स्क्वायर्ड है, ठीक है। हो सकता है तुम अपने केस में अलग एस्पेक्ट रेशियो ले रहे हो, मैंने लेकिन यहाँ पे सारी स्क्वायर ली हैं। तो स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि जितनी उसकी विड्थ होगी उतनी उसकी हाइट होगी, सिंपल सी बात है। तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज डॉट विड्थ, और उतनी ही उसकी हाइट होगी, तो जितनी विड्थ उतनी हाइट। तो हाइट के अंदर बेसिकली बस विड्थ डाल दो। तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, इसके अंदर चाइल्ड में आ जाएगा हमारा कैराउजल स्लाइडर डॉट बिल्डर। इसके अंदर स्लाइडर बिल्डर है और आइटम काउंट है, ये ऑलमोस्ट लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जैसा है। तो आइटम काउंट ले लो सबसे पहले। आइटम काउंट होगा कितना, जितनी इमेजेस होंगी उतना। तो विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट इमेजेस डॉट लेंथ, ये हो गया। अगेन ये जो इमेजेस है ये नल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये लेंथ इस तरह से आ रहा है, तो ये है। तो इसलिए हम चाहे तो यहाँ पे नल चेक लगा के इसे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो अगर इस केस में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो इमेजेस नल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में वो उसे 0 मान लेगा, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा जो स्लाइडर बिल्डर है वो आ जाएगा। स्लाइडर बिल्डर में हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा। सिंपल। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आ रखना, सिर्फ इंडेक्स मिला है। अब इस इंडेक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ बनानी है वो बना दो। तो रिटर्न कर रहा हूँ मैं एक कैश्ड नेटवर्क इमेज। तो इमेज URL के अंदर अब हमें विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट इमेजेस इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट इमेजेस इंडेक्स, यहाँ पे हम आ गए। इसको स्टोर कर लो एक URL के अंदर। ये हमारी इमेज की URL आ गई, और इमेज URL के अंदर बस इस URL को डाल दो। तो ये हो गया, दोनों इमेजेस हमारी यहाँ पे आ गई। तो एक स्लाइडर उसने ऑटोमेटिकली बना दिया हमारे लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ वर्क करेगी। बाकी अगर तुम्हें डायमेंशंस अलग करनी है और तुम्हारी इमेज की अलग डायमेंशंस तुम ले रहे हो और वो सब, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये रहा एक और। तो यहाँ पे इमेज लोड हो गई, तो ये हो गया। अब जब अगली बार हम पेज को ओपन करेंगे, ओपन करा तो इमेजेस पहले से लोडेड है। आगे बढ़ते हैं, बाकी का UI बना लेते हैं अपना। तो इस कैराउजल के जस्ट नीचे, यानी कि ये जो साइज बॉक्स है इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, गैप विजेट। ऑफ कोर्स गैप विजेट्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, सिंपल सी बात है। टेक्स्ट ले लेते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर आएगा मेरे प्रोडक्ट का टाइटल। तो विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट टाइटल, ये हो गया। तो यहाँ पे टाइटल आ गया। इसके अलावा प्राइस देना है और डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है, सब कुछ दिखाना है, तो वो सब दिखाते हैं। सबसे पहले प्राइस दिखाते हैं। तो टेक्स्ट एक और यहाँ पे डॉलर बेसिस। अगेन प्राइस है, तो प्राइस को तो हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मेटर बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी।
तो फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस और इसको विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्राइस दे दो। तो ये फॉर्मेट होके आ गया यहाँ पे। इसके साथ साथ जो रुपी का सिंबल है वो भी यहाँ पे तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली उसे तुम फॉर्मेट में भी लगा के छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से भी ये चीज़ हटा दूँ, ठीक है, और इसे डायरेक्टली मैं फॉर्मेट में ही लगा दूँ कि मैं फॉर्मेट प्राइस में गया और डायरेक्टली उसे वहाँ पे मैं लगा दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दो उसे इस तरह से, तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली उसके आगे वो चीज़ लगा देगा। ठीक है, तो तुम्हें बार बार इस चीज़ को कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने से ये भी फ़ायदा है। अब ऐसा करने से यहाँ पे ब्लू लाइन्स आ रही हैं कि अब ये चीज़ नीडेड नहीं है। ठीक है, ये जो डॉलर ब्रेसेस हमने लगा रखे हैं इनकी कोई नीड नहीं है, तो ये हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि पहले तो हम रुपी सिंबल के साथ उसे ऐड कर रहे थे स्ट्रिंग को, तो इसलिए ऐसा था। अब वो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये ब्रेसेस यहाँ से हटा दो और ये भी यहाँ से हटा दो और स्ट्रिंग हटा दो। तो ये बन गया फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस डायरेक्टली। सेम चीज़ यहाँ पे ब्रेसेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हटा दो। ये हो गया। तो ये आ गया टाइटल, ये आ गया मेरा प्राइस। अब अगेन इनकी जो भी तुम्हें टेक्सटाइल बनाना है वो सब बना लो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कार्ट के लिए थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अभी तो ऐड टू कार्ट पॉसिबल है नहीं। तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो उसका मॉडल बना के, ठीक है, वही मॉडल रिपोजिटरी, उसके बाद उसका फ्रंट एंड बनाएंगे और फिर लॉजिक बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ेगी कार्ट के लिए। तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने बैक एंड में। तो बैक एंड में क्योंकि यहाँ पे हमें मॉडल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, तो कार्ट मॉडल में चलते हैं। तो ये है हमारा कुछ कार्ट मॉडल। ठीक है, इसके अंदर एक यूज़र है, ऑफकोर्स एक यूज़र तो होगा ही। आइटम्स है, आइटम यानी कि एक एरे है कार्ट आइटम की। कार्ट आइटम का ये रहा स्कीमा, यानी कि प्रोडक्ट की आईडी है उसके अंदर और उसकी क्वांटिटी है उसके अंदर, कि कौन सा प्रोडक्ट और उसकी कितनी क्वांटिटी बेसिकली यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये दोनों चीज़ों का हमें मॉडल बनाना पड़ेगा फ्लटर में भी। तो जब हम कार्ट का मॉडल बनाएंगे तो ये दोनों हमें बनाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का स्कीमा उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्टमैन में जाना पड़ेगा ऑफकोर्स। तो कार्ट के अंदर गेट कार्ट फॉर यूज़र सेंड करा, और ऑफकोर्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले तो एक आइटम इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो वो करते हैं। तो अपने यूज़र की आईडी उठा लेते हैं साइन इन करके एक बार। तो ये साइन इन करा, यूज़र की आईडी मेरे को मिल गई। तो बस अभी ऐड टू कार्ट वाले रूट पे जाके मैं बॉडी के अंदर एक प्रोडक्ट हो जाए ऐड कर दूंगा उसके अंदर। तो यूज़र की आईडी यहाँ पे आ जाएगी और जो प्रोडक्ट की आईडी है वो भी उठा लो एक। तो फैच ऑल प्रोडक्ट्स। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये आईफोन 14 प्रो यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो इसकी आईडी उठा लो और ये ऐड टू कार्ट में इसे भी डाल दो। क्वांटिटी ले रहे हैं 1, ये हो गया। तो बस सेंड किया और ये मेरी कार्ट यहाँ पे बन गई। ठीक है, तो आइटम्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ ऐड हो गई, मेरा काम हो गया। अब अगर मैं गेट कार्ट फॉर यूज़र फिर से कॉल करूँ तो मेरा आइटम यहाँ पे आ रहा है। तो ये सिर्फ आइटम है, हमने पूरा कार्ट मॉडल यहाँ से नहीं कर रखा था रिटर्न, हमने सिर्फ आइटम को कर रखा है कि कार्ट के अंदर कौन से आइटम्स हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये एक आईडी है, ये एक्चुअल में प्रोडक्ट का पूरा मॉडल नहीं है। तो इस चीज़ को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा ताकि यहाँ पूरा प्रोडक्ट का मॉडल आए, सारी डिटेल्स आए, सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी ना आए। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट वाली फील्ड को पॉपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेट करने से क्या होगा, बेसिकली वो इस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी इसकी रेफरेंस होगी, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर जो भी इसकी रेफरेंस मिलेगी उसको यहाँ पे डाल देगा पूरे ऑब्जेक्ट को। तो चलते हैं बैक एंड में अपने कार्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे ये जो गेट कार्ट फॉर यूज़र वाला फंक्शन है इसके अंदर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ये कार्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, साथ के साथ इसे हमें पॉपुलेट भी करना पड़ेगा। लेकिन पॉपुलेट कौन सी फील्ड को करना पड़ेगा, ऑफकोर्स प्रोडक्ट को। लेकिन ये गलत है, अभी देखना क्यों। अगर मैं पोस्टमैन में जाके इस रिक्वेस्ट को फिर से सेंड करूँ तो उसने कहा सक्सेस फॉल्स मैसेज पाथ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट वाले पाथ में कोई एरर आई है, यानी कि पॉपुलेट में ऑफकोर्स एरर आई है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम कार्ट मॉडल पे जो है रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं फाइंड वन वाली। ठीक है, कार्ट मॉडल क्या है, कार्ट मॉडल अपने आप में आइटम्स नहीं है। ठीक है, कार्ट मॉडल के अंदर आइटम्स है और आइटम्स के अंदर वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो कार्ट का मॉडल है,
उसके अंदर आइटम्स है, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट है। तो यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट को पॉपुलेट नहीं करना, हमें आइटम्स डॉट प्रोडक्ट को पॉपुलेट करना है, यानी कि आइटम्स के अंदर जो प्रोडक्ट है उसको। चलते हैं पोस्टमैन में, फिर से करते हैं सेंड। तो ये देखो अब आ गया डेटा, मेरा पूरा प्रोडक्ट का मॉडल आ गया और फिर उसकी क्वांटिटी आ गई। तो इस तरह से इसे मैंने कर लिया पॉपुलेट। तो पॉपुलेशन इस तरह से वर्क करता है। तो तुमने जहाँ पे भी पूरे बैकएंड में रेफरेंसेस लिए हैं, अगर तुम्हें इन केस उसे पॉपुलेट करना है तो तुम इस तरह से कर सकते हो। अगर तुम कैटेगरी को चाहो तो उसे पॉपुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। आगे बढ़ते हैं, इस कार्ड कंट्रोलर को करते हैं बंद, कार्ड मॉडल को भी करते हैं बंद। अब चलते हैं पोस्टमैन में, क्योंकि अब हमें इस चीज़ का एक मॉडल बनाना है। ठीक है, इस चीज़ का एक मॉडल हमें बनाना है सिंपल से यहाँ पे। तो चलते हैं, करते हैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी, ये मैंने उठाया, जेसन टू डार्ट, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब एक चीज़ देखो ध्यान से कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मॉडल हम ऑलरेडी बना चुके हैं अपने ऐप के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट का मॉडल ऑलरेडी हमारे पास है। तो प्रोडक्ट फिर से बनाने की तुम्हें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसे अभी जनरेट करोगे इस मॉडल को तो ये प्रोडक्ट का मॉडल भी बनाएगा इसमें अलग से। अगर मैं यहाँ पे एक कार्ट आइटम मॉडल ले लूँ, जनरेट करा, तो देखो कार्ट आइटम मॉडल उसने प्रोडक्ट का भी फिर से बना दिया। तो ऐसे ना करके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को हटा दो, सिर्फ क्वांटिटी और आईडी ले लो ये कार्ड आइटम मॉडल की, जनरेट करा, तो ये बन गया। इस कोड को पूरे को कर लो कॉपी और चलो अपनी ऐप के अंदर। तो यहाँ पे मॉडल्स में डेटा मॉडल्स हमारी कार्ट, यह है कार्ट आइटम मॉडल, यानी कि कार्ट का जो आइटम है वो। तो बस यहाँ पे उसे पेस्ट कर दो। अब बात है कि लेकिन जो प्रोडक्ट है वो कैसे डालें, तो प्रोडक्ट हमें खुद डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो प्रोडक्ट का मॉडल ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो बस वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे डाल दो। तो प्रोडक्ट मॉडल, इस प्रोडक्ट मॉडल वाली फाइल को इंपोर्ट भी कर लो, ये मैंने कर लिया उसे इंपोर्ट। तो ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का फ्रॉम जेसन और टू जेसन वाला फंक्शन भी हमें ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फ्रॉम जेसन यानी कि जब हम कन्वर्ट करेंगे जेसन से, उस केस में तो हमें क्या करना है, बस प्रोडक्ट का जो फ्रॉम जेसन वाला फंक्शन है उसे कॉल कर देना है। तो बेसिकली प्रोडक्ट जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। और जेसन कहाँ पे मिलेगी, ये जो जेसन वाला ऑब्जेक्ट वहाँ से आएगा उसके अंदर एक प्रोडक्ट नाम की फील्ड होगी, राइट। तो जेसन के अंदर ये प्रोडक्ट वाली फील्ड, तो ये हो गया जेसन प्रोडक्ट। तो फ्रॉम जेसन करके ये हो जाएगा। टू जेसन के टाइम पे क्या करना है, टू जेसन में मेरे को डेटा के अंदर ऐड कर देना है अपना प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट SID। अब मैं यहाँ पे पूरा मॉडल नहीं दे रहा इन रिटर्न, ठीक है। जब मैं टू जेसन कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं API को डेटा अगर इनकेस भेजूंगा इस कार्ट आइटम का, तो मेरे को पूरा प्रोडक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स नहीं है। जब हम ऐड करते हैं कार्ट के अंदर प्रोडक्ट, जैसे ये ऐड टू कार्ट वाला जो है, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की ID भेजनी होती है, ना कि पूरा मॉडल। ठीक है, तो पूरा मॉडल यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है। तो टू जेसन के टाइम पे मैं सिर्फ उसकी SID यहाँ से सेंड करूँगा, सिंपल। तो ये SID यहाँ से जो है सेंड हो जाएगी। ये हो गया। तो टू जेसन फ्रॉम जेसन दोनों के अंदर हमने उसे ऐड कर दिया। तो प्रोडक्ट भी हमारा कार्ट आइटम में आ चुका है। चलते हैं बाहर, मॉडल हमारा बन चुका है। अब चलते हैं कार्ट की रिपोजिटरी बनाते हैं। तो डेटा के अंदर मॉडल्स को करते हैं बंद, रिपोजिटरी में चलते हैं। तो कार्ट रिपोजिटरी डॉट डाट, कोई सी भी रिपोजिटरी को कॉपी कर लो, फॉर एग्जांपल कैटेगरी को कर लो, यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो कार्ट रिपोजिटरी फैच कार्ट फॉर यूज़र, ये हमें क्या देगा, लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल, यानी कि कार्ट के जितने आइटम है उनकी एक लिस्ट देगा। सेम चीज़ यहाँ पे नीचे, तो ये कार्ट आइटम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन यहाँ पे हमें देगा इन रिटर्न। इसके अलावा ये जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है इसका URL अब चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो URL एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो गेट कार्ट फॉर यूज़र के लिए /API/कार्ट और फिर यूज़र की ID है, ठीक है, ये यूज़र की ID है यहाँ पे। तो यानी कि /कार्ट और $USER ID, और ये यूज़र ID हमें ऑफकोर्स आर्ग्यूमेंट से लेनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग यूज़र ID। तो /कार्ट/यूज़र ID पे रिक्वेस्ट सेंड होगी, वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स का सक्सेस हमने चेक करा, अगर वो सक्सेसफुल है तो हमने बस उस पूरी लिस्ट को, जो यानी कि वहाँ से API रिस्पॉन्स से आया है, उसको कार्ट आइटम मॉडल में डाल के हमने यहाँ से कर दिया रिटर्न। तो बेसिकली एक लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल मेरे को यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी, और उसके अंदर मेरी प्रोडक्ट की डिटेल्स भी हैं क्योंकि वो पॉपुलेटेड है। तो ये हो गया हमारा फेच कार्ट फॉर यूज़र वाला फंक्शन।
इसके अलावा 2 फंक्शंस और बनेंगे, एक कार्ट के अंदर ऐड करने के लिए और एक कार्ट से रिमूव करने के लिए। तो दोनों के लिए एक एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा हमें, तो वो भी बना लेते हैं। इसी को कर लेते हैं कॉपी। तो फ्यूचर अभी इस डेटा टाइप को ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट और आर्ग्यूमेंट्स में हम इसे देंगे कार्ट आइटम मॉडल कार्ट आइटम। तो यानी कि पूरा कार्ट आइटम उठा के हम वहाँ पे सेव करवा देंगे, क्योंकि इस कार्ट आइटम में दोनों होगा, प्रोडक्ट भी होगा और क्वांटिटी भी होगी। तो बहुत सिंपल है। तो बस अवेट api.sendRequest.get की जगह अभी ये हो जाएगा पोस्ट। और अगेन URL देखना है तो पोस्टमैन में जाके देख सकते हैं। तो पोस्ट ऐड टू कार्ट, तो बस सीधे /API/कार्ट पे मुझे वो सेंड करना है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे यूज़र भी है और प्रोडक्ट भी है, तो दोनों चीज़ें हमें सेंड करनी है। यूज़र भी सेंड करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूज़र की आईडी यहाँ पे लेने के लिए सीधे आर्ग्यूमेंट्स में मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग यूज़र आईडी। तो बेसिकली कार्ट आइटम उसे हम देंगे और यूज़र की आईडी उसे हम देंगे, जो भी करंट यूज़र है उसकी। और बस रिक्वेस्ट सेंड होगी /कार्ट पे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ थोड़ा डेटा भी जाएगा। डेटा ऑफ कोर्स जेसन में जाएगा, क्योंकि हम जेसन में उसे सेंड करेंगे। तो जेसन एनकोड और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा उस डेटा का। अब मैं चाहता तो डायरेक्टली कार्ट आइटम, ठीक है, कार्ट आइटम .toJSON यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे करने में एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कार्ट आइटम के अंदर यूज़र की डिटेल नहीं है, यानी कि यूज़र की आईडी नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हो कि इस toJSON को ऊपर स्टोर कर लो पहले एक बार, ठीक है। जैसे ये toJSON से हमें मैप मिलता है, तो इस मैप को यहाँ पे स्टोर कर लो। तो मैप स्ट्रिंग डायनामिक डेटा, तो ये डेटा हमें यहाँ पे सेंड करना है। अब इस डेटा के अंदर एक नई फील्ड ऐड कर दो बस, ठीक है। जैसे यूज़र आईडी एक्स्ट्रा चाहिए तो बस एक यूज़र आईडी की एक्स्ट्रा फील्ड इसके अंदर ऐड कर दो। तो डेटा यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी। तो इस तरह से एक एक्स्ट्रा फील्ड उसके अंदर ऐड हो गई। और अब इसी डेटा को यहाँ पे डाल दो। तो अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली मेरी यूज़र आईडी भी आ जाएगी और साथ के साथ जो कार्ट आइटम का डेटा था वो तो आ ही गया है। सिंपल। तो बस पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं /कार्ट पे, डेटा है जेसन एनकोड दिस, और हेडर्स वगैरह सेट करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेडर्स ऑलरेडी सेट हैं, हमने वहाँ API के अंदर ऑलरेडी उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो की हुई है। तो बस डेटा सेंड करा, वहाँ से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं रहा तो हमने थ्रो कर दिया रिस्पॉन्स का मैसेज। अगर हम सक्सेसफुल रहे तो हमें क्या मिलता है इन रिटर्न, ये हमें पोस्टमैन से देखना पड़ेगा। तो चलते हैं पोस्टमैन में। तो जब भी कोई आइटम कार्ट के अंदर ऐड हो रहा था तो उस केस में मेरे को ये चीज़ देखने को मिल रही थी। ये एक पूरा कार्ट मॉडल है जिसके अंदर यूज़र की आईडी है, आइटम्स हैं और सब कुछ है। तो बेसिकली हर एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रही है। अब तुम चाहो तो डायरेक्टली आइटम्स भी वहाँ से कर सकते हो रिटर्न, ठीक है, अपने बैकएंड से, कि सिर्फ आइटम्स ही रिटर्न कर दो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास। चाहो तो पूरा कार्ट मॉडल भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे लिए यहाँ पे काम की चीज़ एक ही है, वो है आइटम्स। तो ऑफकोर्स आइटम्स को ही मैं सिर्फ यहाँ पे पिक करूँगा। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो फ्रंट एंड में ही, ठीक है, फ्रंट एंड में ही सिर्फ ये जो लिस्ट डायनामिक मेरे पास आ रही है डेटा के अंदर, इसके अंदर मैं डायरेक्टली आइटम्स ले सकता हूँ, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है। या फिर अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली बैकएंड से ही आइटम्स ही सिर्फ सेंड कर सकते हो। वो कैसे? चलो कार्ट कंट्रोलर के अंदर, तो ये जो ऐड टू कार्ट है, ठीक है, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे नीचे आके हमने उसे अपडेटेड कार्ट जो है दे रखी है इन रिटर्न। तो बस मैं अपडेटेड कार्ट डॉट आइटम्स यहाँ पे लिख दूंगा। तो अब इन रिटर्न मेरे को सिर्फ आइटम्स मिला करेंगे हमेशा, ना कि पूरी की पूरी कार्ट, क्योंकि एट द एंड आइटम्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी कार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर से कार्ट रिपोजिटरी में। तो अभी आइटम्स यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आइटम्स ही आ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा तो अभी हम बाद में कर लेंगे। तो ये भी हमें इन रिटर्न एक लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल दे रहा है, जो कि अपडेटेड होगी, यानी कि नए वाले आइटम्स ऐड करने के बाद की लिस्ट। इसी सेम चीज़ को हमें रेप्लिकेट करना है डिलीट के लिए। तो डिलीट फ्रॉम कार्ट के लिए, ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट लिख देते हैं। देख लेते हैं हमें इसको क्या डेटा सेंड करना है पोस्टमैन में। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट करने के लिए मेरे को उसे यूज़र आईडी देनी है और प्रोडक्ट आईडी देनी है। सिर्फ ये दो चीज़ें देनी है कि कौन सा प्रोडक्ट और किस यूज़र की कार्ट से रिमूव करना है। तो बस ये दो चीज़ें यहाँ पे डालनी है, वो वेरी सिंपल। तो बस सिंपली यहाँ पे मेरे को एक तो लेनी है प्रोडक्ट आईडी और एक लेनी है यूज़र आईडी। अब ये जो डेटा है ये सब यहाँ से हटा दो। डेटा मेरा हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी और यूज़र के अंदर यूज़र आईडी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट और यूज़र कुछ इस तरह से वर्क करेगा। देख लेते हैं। तो यूज़र और प्रोडक्ट एग्जैक्ट इसी तरह से होना चाहिए।
और सेम ऐड टू कार्ट में भी सेम होना चाहिए, यूज़र और प्रोडक्ट। हमने शायद ऐड टू कार्ट में थोड़ा गलत लिख दिया है, उसे भी ठीक कर देते हैं। तो ये यूज़र आईडी नहीं है, ये यूज़र है सिर्फ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नेम मेक श्योर सेम हो, नहीं तो एरर्स आएंगे ऑफ कोर्स। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट करना है। तो पोस्ट की जगह अब ये एक डिलीट रिक्वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिलीट वाली रिक्वेस्ट, रिमूव वाली रिक्वेस्ट जो है हमने डिलीट पे बना रखी है। तो डिलीट, बाकी यूआरएल सेम रहेगा /cart। तो ये हो गया। तो API सेंड रिक्वेस्ट डिलीट दिस, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वहाँ से अगेन हमें आइटम्स चाहिए पूरे, तो सिर्फ आइटम्स ही वहाँ से रिटर्न कर देना अपने बैकएंड से। तो बैकएंड में आओ, रिमूव फ्रॉम कार्ट में आओ, यहाँ पे अपडेटेड कार्ट डॉट आइटम, यानी कि जो भी अपडेटेड आइटम्स होंगे रिमूव करने के बाद के, ये वो सारे हैं। अब एक बार रिमूव करके देख लेते हैं एक प्रोडक्ट कोई सा। कार्ट में से प्रोडक्ट की आईडी उठा लो। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला प्रोडक्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, तो इसे मैंने उठाया, रिमूव फ्रॉम कार्ट में गया, यूज़र आईडी सेम रहेगी, बस प्रोडक्ट में डाल दिया, सेंड करा, तो प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट। जो मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करे थे वो दोनों सेम आईडी के थे, इसलिए दोनों ही रिमूव हो गए। और ये भी एक सबसे बड़ा इशू है हमारी कार्ट के साथ कि अगर मैं सेम ही आइटम को फिर से ऐड कर रहा हूँ तो बेसिकली वो बार बार ऐड होता जा रहा है। जैसे मैंने एक ही आईडी वाले प्रोडक्ट को फिर से ऐड करा तो उसकी अलग एंट्री बन गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे को ये चेक करना है कि अगर पहले से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मेरे को फिर से उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ उसकी क्वांटिटी को अपडेट कर देना है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से उसे अपडेट करने के लिए हमें अपने कंट्रोलर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये जो ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, यह भी क्या करता है कि अगर कार्ट एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई कार्ट बनाता है और आइटम्स को उसके अंदर डाल देता है। सिंपल। तो न्यू कार्ट का कोड तो सेम रहेगा, क्योंकि अगर कार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो नया ही डालना है, बात खत्म। लेकिन अगर कार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट को डाल दे रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्ट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और साथ के साथ प्रोडक्ट भी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो पुराने वाले प्रोडक्ट को वहाँ से हटा देना है, ठीक है। यानी कि पुरानी वाली जो भी एंट्री है उसको कर देना डिलीट, और फिर ये जो अपडेटेड कार्ट है यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जो भी अपडेटेड क्वांटिटी वगैरह होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली इस वाले आइटम को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको मेरे को करना है सिर्फ डिलीट। तो डिलीटिंग द आइटम इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिंपल, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो बस हम उसे सिंपली डिलीट कर देंगे और कुछ भी नहीं। तो बस अवेट कार्ट मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। तो फाइंड कौन सा करना है, फाइंड हमें वो करना है जहाँ पे ऑफकोर्स एक तो यूज़र मैच करे, साथ के साथ आइटम्स के अंदर वो वाला प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता हो। तो आइटम्स डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैच होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो अब अपडेट हमें क्या करना है, अपडेट सिर्फ इतना करना है कि आइटम्स के अंदर से, ये जो एरे है आइटम्स की, इसके अंदर से बस प्रोडक्ट वाला जो भी आइटम है वो हटा देना है, यानी कि जिस भी आइटम का प्रोडक्ट मैच करेगा उसे हटा देना है। तो पुश की जगह बस यहाँ पे करना है पुल। तो बेसिकली एरे में से वैल्यू हम बाहर निकाल रहे हैं, तो पुल करना है, ठीक है, आइटम्स में से जहाँ पे भी प्रोडक्ट के इक्वल हो। सिंपल। तो आइटम्स में से वो वाली वैल्यू वहाँ से बाहर निकल जाएगी। सिंपल। इसके साथ तुम अगर चाहो तो इसमें से न्यू रिटर्न कर सकते हो, वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू रिटर्न करो मत करो, क्योंकि अगला ऑपरेशन ऑलरेडी न्यू रिटर्न ही करेगा तुम्हें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये हो गया डिलीटेड आइटम, ये हो गया। तो अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा इन केस तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ऑफकोर्स नहीं होगा, तो उसको कुछ भी नहीं होगा, वो सिंपली उसे छेड़ेगा ही नहीं, सीधा आगे बढ़ेगा और फिर इस चीज़ को उधर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा अपने नए वाले प्रोडक्ट को। लेकिन हाँ, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो पुराना वाला डिलीट हो जाएगा और नई वाली क्वांटिटी के साथ बस वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये पोस्टमैन में वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो ऐड टू कार्ट, यूज़र प्रोडक्ट क्वांटिटी है 1, मैंने किया सेंड, तो प्रोडक्ट मेरा ऐड हो गया। सिंपल। अब मान लो मैं क्वांटिटी को कर दूँ 4 फॉर एग्जांपल, तो पहले क्या हो रहा था कि एक और नई एंट्री हो जाती विद द क्वांटिटी 4। अब देखते हैं क्या होगा, सेंड करा तो देखो इसी वाले की क्वांटिटी अपडेट हो गई 4, तो यानी कि पुराना वाला आइटम जो था वो हो गया डिलीट और फिर नया ऐड हो गया विद द क्वांटिटी 4। तो अगर मैं फिर से इसे 1 करूँगा तो सिंपली उस पुराने वाले को हटा के फिर से यहाँ पे क्वांटिटी 1 वाला उसने डाल दिया। और तुम चाहो तो ऐड टू कार्ट में से भी और साथ के साथ रिमूव फ्रॉम कार्ट में से भी, जब हम अपडेटेड आइटम्स वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो उन दोनों को भी हम पॉपुलेट कर सकते हैं। तो पॉपुलेट यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो। तो चलते हैं बैक एंड में, तो पॉपुलेट इसे कर लेते हैं। तो सिंपली ये जो कार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला है यहाँ पे बस लिख दो पॉपुलेट आइटम्स डॉट प्रोडक्ट। देख लेते हैं एक बार। तो ऐड टू कार्ट के टाइम पे ये देखो
हो गया वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट। सेम चीज़ रिमूव फ्रॉम कार्ट में भी, तो फाइंड वन एंड अपडेट और फिर पॉपुलेट आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी आईडी यहाँ से उठा लूँगा सिर्फ और रिमूव फ्रॉम कार्ट में जाके डाल दूँगा। सेंड करा तो प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट। अब चलते हैं वापस अपने फ्रंट एंड पे। ये आ गया मेरा फ्रंट एंड। तो अब यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट थी रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये सब तो सेम ही रहेगा। सेम ऐड टू कार्ट भी सेम ही रहेगा, क्योंकि इधर कोई चेंज नहीं है। यहाँ से तो हम क्वांटिटी भेजेंगे, प्रोडक्ट भेजेंगे, वहाँ पे जाके वो कैसे ऐड होता है कैसे नहीं होता है वो बैकएंड का काम था, तो बैकएंड में हमने वो चीज़ देख ली। तो ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम कार्ट दोनों के फंक्शंस भी बन गए। तो कार्ट रिपोजिटरी हमारी हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, रिपोजिटरी को कर लेते हैं क्लोज। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ऑफ कोर्स हमारा प्रेजेंटेशन। तो चलते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, कार्ट का फोल्डर। तो कार्ट स्क्रीन डॉट डाट इम्पोर्ट कर लिया मटेरियल, एक स्टेटफुल विजेट बनाया कार्ट स्क्रीन। ऑफ कोर्स इसका एक रूट नेम भी होगा, तो स्टैटिक कॉन्स्ट रूट नेम कार्ट। अब इस रूट नेम के लिए एक केस भी बनाना पड़ेगा हमें रूट्स के अंदर, और एक केस कॉपी कर लो। तो कार्ट स्क्रीन डॉट रूट नेम यहाँ पे मैंने ले लिया, सिंपली कार्ट स्क्रीन हो जाएगी यहाँ से रिटर्न। तो होम पेज पे ये जो आइकन लगा हुआ है ऊपर ऐप बार के अंदर, इस पे टैप करके मैं अपनी कार्ट स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ, सिंपल। तो चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे यहाँ पे ये जो ऐप बार के अंदर ये कार्ट फिल वाला आइकन है, इस पे मैं क्या करूँगा, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, और मैं जाऊँगा यहाँ से अपनी कार्ट स्क्रीन डॉट रूट नेम पे। तो सिंपल इस पर टैप करा तो ये मेरी कार्ट स्क्रीन जो है ओपन हो गई। यूआई बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक स्कैफोल्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ऑफ कोर्स एक ऐप बार इसके अंदर आ जाएगी। ऐप बार के अंदर हम टाइटल डाल सकते हैं, तो टाइटल टेक्स्ट कार्ट, ये है कांस्टेंट। बॉडी में एक सेफ एरिया लेते हैं और इसके अंदर बनाते हैं एक लिस्ट व्यू। तो ये जो लिस्ट व्यू है ऑफ कोर्स एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो कार्ट के आइटम्स होंगे वो डायनामिक होंगे। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आइटम काउंट, अभी के लिए 5 ले लेते हैं, आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। अब तुम जैसे भी अपने आइटम्स को दिखाना चाहते हो वैसे तुम यहाँ पे उन्हें दिखा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अभी बस एक मॉक लेआउट बना लो कि किस तरह के कार्ट आइटम्स दिखेंगे। तो अभी बस एक मॉक लेआउट बनाना है, तो वो पहले बना लेते हैं। तो रिटर्न कर रहा हूँ एक लिस्ट टाइप, तो लीडिंग तो यहाँ से हटा दिया। अब ट्रेलिंग में हमें क्या दिखाना है? ट्रेलिंग में बेसिकली क्वांटिटी को चेंज करने के लिए एक इनपुट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी इनपुट कह लो या कुछ भी कह लो उसे, तो वो हम ढूंढ सकते हैं pub.dev पे, ठीक है। तो क्वांटिटी इनपुट यहाँ पे कर लेते हैं सर्च, तो कोई सा भी यहाँ से तुम उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इनपुट क्वांटिटी ले लेते हैं, ये आ गया। तो अपने आप भी बना सकते हो, ठीक है, मर्जी है। अगर खुद बनाना चाहते हो खुद भी बना सकते हो। अभी के लिए टाइम बचाने के लिए इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बस इसकी कमांड मैंने करी यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये हो गया। तो ये हो गया वो इंस्टॉल। इसे करते हैं क्लियर। अब एक बार देखते हैं कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो रीडमी में चलते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। तो बस सिंपल है, एक इनपुट क्वांटिटी का विजिट हमें लगाना है, मैक्स वैल्यू देनी है, इनिट वैल्यू है यानी कि इनिशियल वैल्यू है कि स्टार्टिंग में उसकी क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी लगा सकते हैं, जो भी आइटम की क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट क्वांटिटी यहाँ पे लगाते हैं। तो ट्रेलिंग के अंदर बेसिकली लगेगा मेरा इनपुट क्वांटिटी। यहाँ पे एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है ऑन क्वांटिटी चेंज्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी जब भी उसकी कुछ क्वांटिटी में चेंज होगा। तो ये हो गया, ये आ गया तुम्हारा क्वांटिटी सिलेक्टर यहाँ पे। तो इसके अलावा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। ऑफकोर्स हमारे केस में हम मिनिमम वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं। इसके अलावा अगली चीज़ है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में तुम कुछ भी डाल सकते हो। हमारे केस में हम 99 ले लेते हैं, या फिर कोई भी तुम बड़ा सा नंबर डाल सकते हो। अगर तुम अपनी ऐप के अंदर स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, तो अगर स्टॉक का सिस्टम है तो मैक्स वैल्यू में हम स्टॉक डाल सकते हैं। जो भी उस प्रोडक्ट का करंट स्टॉक है वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉक का सिस्टम है तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो आएगा। अगर स्टॉक नहीं है, जैसे अभी नहीं है, तो अभी के केस में कुछ भी बड़ा सा नंबर यहाँ पे डाल सकते हो।
तो मैक्स वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई, इनिशियल वैल्यू हमें देनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, जो भी प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू होगी वो। अभी के लिए मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ यहाँ पे ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोडक्ट की इनिशियल क्वांटिटी आएगी, यानी कि स्टार्टिंग में जो भी उसकी क्वांटिटी है वो। ये हो गया। तो ये नीचे एक मैसेज आ रहा है मिनिमम वैल्यू 1, ये चाहे तो हम हटा भी सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जो कि है शो मैसेज लिमिट, इसको हम कर सकते हैं फॉल्स, तो वो यहाँ से हट जाएगा। तो बस क्वांटिटी सिलेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो इस तरह से कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखेंगे। इसके अलावा हमें कार्ट का टोटल दिखाना पड़ेगा, यानी कि पूरी कार्ट का टोटल कहीं पे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को रैप करूँगा एक कॉलम में, और ऑफ कोर्स कॉलम के अंदर है तो इसको एक्सपेंडेड में भी रैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड, ताकि ये अवेलेबल स्पेस ले ले। और इस एक्सपेंडेड के जस्ट बाद मैं एक रो लूँगा, तो बनाते हैं अपनी लॉजिक वाली लेयर। चलते हैं लॉजिक में, क्यूबिट्स में, और एक नया क्यूबिट यहाँ पे बनाते हैं, कार्ट क्यूबिट। ऑफ कोर्स कार्ट स्टेट यहाँ पे होगी और कार्ट क्यूबिट यहाँ पे होगा। तो कार्ट स्टेट और कार्ट क्यूबिट, बाकी की जो हमारी स्टेट्स हमने बनाई है उनसे काफ़ी मिलती जुलती होगी। अभी इसके अंदर क्या होगा, लिस्ट होगी कार्ट आइटम्स की, राइट। तो एक फाइनल लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल आइटम्स की, सिंपली कार्ट स्टेट दिस डॉट आइटम्स। नाउ क्लास कार्ट इनिशियल स्टेट एक्सटेंड्स कार्ट स्टेट। तो इनिशियल स्टेट के लिए सिंपली जो आइटम्स होंगे उनको मैं एम्प्टी रख दूंगा। तो कार्ट इनिशियल स्टेट और सुपर के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट। इसी तरह से बाकी की भी स्टेट्स बना लो, काफ़ी हद तक सेम है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, तो वो बना लेते हैं। तो ये हो गई मेरी कार्ट की सारी स्टेट्स आ गई, इनिशियल, लोडिंग, लोडेड और एरर। सिंपल, जैसे हमने बाकी की देखी थी ऑलमोस्ट सेम वैसे ही है। चलते हैं कार्ट क्यूबिट में, एक कार्ट क्यूबिट बना लेते हैं। तो क्लास कार्ट क्यूबिट एक्सटेंड्स क्यूबिट कार्ट स्टेट। तो कार्ट क्यूबिट की इनिशियल स्टेट यहाँ पे डाल दो, तो सुपर कार्ट इनिशियल स्टेट। ऑफ कोर्स कार्ट को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ये क्यूबिट लोड होगा तो उस टाइम पे कार्ट भी लोड हो जानी चाहिए, सारे उसके आइटम्स वगैरह आ जाने चाहिए। तो एक इनिशियलाइज का फंक्शन भी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये भी काफ़ी हद तक सेम है। तो फंक्शनैलिटी तुम देख रहे होगे ऐसा ज़्यादा डिफर नहीं करती है, हमें बस स्टेट्स बनानी होती है, क्यूबिट्स बनाना होता है, चीज़ों को इनिशियलाइज करना होता है, और बस उन चीज़ों को लिंक करके अपने यूआई में दिखाना होता है। तो बेसिकली हर एक चीज़ अगर तुम स्मॉलर टास्क के अंदर डिवाइड कर लोगे तो काफ़ी ईजी पड़ेगा तुम्हें ऐप बनाना। तो अंडरस्कोर इनिशियलाइज, बस एक फंक्शन बना लो यहाँ पे, इनिशियलाइज, ये हो गया सिंपल। इनिशियलाइज करने के लिए कार्ट रिपोजिटरी का एक इंस्टेंस हमें चाहिए होगा। तो फाइनल अंडरस्कोर कार्ट रिपोजिटरी, ये आ गई मेरी कार्ट रिपोजिटरी। तो इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को करना है ट्राई कैच। अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो बस एमिट करनी है एरर वाली स्टेट। तो कार्ट एरर स्टेट विद ex.toString, यानी कि जो भी एक्सेप्शन आया वो आइटम्स यानी कि स्टेट डॉट आइटम्स, यानी कि करंट जो भी स्टेट है उसके आइटम्स। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राई में कार्ट रिपोजिटरी डॉट फैच कार्ट फॉर यूज़र, ठीक है। यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग एजिस करनी पड़ेगी। यूज़र आईडी फैच करना यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी देखते हैं कैसे करना है, अभी बताता हूँ। इसको बस यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा अवेट करके आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनल आइटम्स, ये हो गया। इनिशियलाइज ऑफ कोर्स एक एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा, और बस एमिट हो जाएगी कार्ट
लोडेड स्टेट विद द आइटम्स। सेम इनिशियलाइज के अंदर आते ही मेरी एमिट होगी एक और नई स्टेट, वो है कार्ट लोडिंग स्टेट, ठीक है। और आइटम्स के अंदर अगेन स्टेट डॉट आइटम्स में डाल दूंगा। तो इनिशियलाइज में आती लोडिंग स्टेट आएगी, यानी कि लोड होना स्टार्ट हो जाएगा वो, और फिर इन दोनों में से कोई एक स्टेट आएगी, या तो लोडेड आएगी या फिर एरर आएगी, सिंपल। अब बात आती है यूज़र आईडी की, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किस तरह से उसे यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यूज़र्स के साथ, यानी कि जो यूज़र क्यूबिट है उसके साथ इस कार्ट क्यूबिट का एक लिंक बनाना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें किसी तरह से रियल टाइम कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूज़र नहीं एग्जिस्ट करता, यानी कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ठीक है, यूज़र की स्टेट लॉग्ड आउट स्टेट है या फिर कोई और स्टेट है, तो उस केस में कार्ट को लोड करने की कोई हमें ज़रूरत है नहीं। हमें कार्ट को कब लोड करना है, हमें कार्ट को लोड करना है जब यूज़र लॉग्ड इन हो, ठीक है, और यूज़र की ही आईडी यहाँ पे आनी है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में एक लिंक बना सकते हैं, कार्ट क्यूबिट और यूज़र क्यूबिट के बीच में। लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल यूज़र क्यूबिट है, यानी कि जो मेन के अंदर हमने लगा रखा है यहाँ पे ये वाला यूज़र क्यूबिट का इंस्टेंस, इसी इंस्टेंस को मेरे को पास करवाना पड़ेगा अपने कार्ट को भी, ठीक है, जो कार्ट क्यूबिट है उसको भी। तो बेसिकली इसके आर्ग्यूमेंट से वो चीज़ तुम्हें लेनी पड़ेगी। तो फाइनल यूज़र क्यूबिट ऑफकोर्स इसे प्राइवेट बना लेते हैं ताकि ये बाहर एक्सेसिबल ना हो। तो बस आर्ग्यूमेंट्स में दिस डॉट यूज़र क्यूबिट, सिंपल। अब जब मैं इस कार्ट क्यूबिट को लगाऊंगा वहाँ पे अपने मेन के अंदर यहाँ पे, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, तो कार्ट क्यूबिट, तो अब यहाँ पे हमसे यूज़र क्यूबिट भी देना पड़ेगा। यूज़र क्यूबिट कैसे दें, क्या ऐसे दें, नहीं ऐसे दोगे तो एक ये नया इंस्टेंस बन गया, यहाँ पे तुमने ध्यान दिया हो तो हमें एक्चुअल यही वाला इंस्टेंस यहाँ पे देना है, ये न्यू इंस्टेंस इसे नहीं देना है। तो वो वाला इंस्टेंस देने के लिए मैं इसे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज़र क्यूबिट दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये यही ऊपर वाला इंस्टेंस यूज़ कर रहा है, कोई नया इंस्टेंस यूज़ नहीं करेगा। तो ये उसे प्रोवाइड हो गया। अब तुम क्या कर सकते हो कि इस यूज़र क्यूबिट पे लिसन कर सकते हो नई स्टेट्स के लिए, ठीक है। नई स्टेट्स जब भी उसके अंदर कोई आएगी तो वो स्ट्रीम के अंदर आएगी ऑफकोर्स, क्योंकि ब्लॉक जो है स्ट्रीम बेस्ड होता है, स्ट्रीम के अंदर सारे अपडेट्स आते हैं। तो इस इनिशियलाइज से जस्ट पहले मैं यहाँ पे कोड थोड़ा लिख रहा हूँ। तो यूज़र क्यूबिट डॉट स्ट्रीम डॉट लिसन स्टेट हमें इसकी मिल जाएगी यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये जो कोड यहाँ पे लिखा है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है लिसनिंग टू यूज़र क्यूबिट, सिंपल। तो यूज़र क्यूबिट डॉट स्ट्रीम डॉट लिसन, यहाँ पे ये जो स्टेट है इसका टाइप क्या है, यूज़र स्टेट। तो यानी कि जब भी यूज़र स्टेट के अंदर कोई भी चेंज होगा, मान लो यूज़र की लॉग्ड इन स्टेट आती है, लॉग्ड आउट स्टेट आती है, तो वो इस स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे ज़रूर आएगी, सिंपल सीधी बात है। तो इस स्टेट के अकॉर्डिंग मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इफ़ स्टेट इज़ यूज़र लॉग्ड इन स्टेट, ठीक है, अगर मेरी स्टेट जो है लॉग्ड इन स्टेट है, उस केस में मैं करूँगा अपने आप को इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज वाला फंक्शन यहाँ से अब हट जाएगा, और इनिशियलाइज में मैं स्टेट डॉट यूज़र मॉडल की एस आई डी यहाँ से उसे पास कर दूंगा। एस आई डी का मतलब उसकी ऑब्जेक्ट आई डी, क्योंकि हमें वो चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए। तो सिंपल इसको मैंने यहाँ से पास कर दिया। तो इनिशियलाइज के टाइम पे यहाँ पे ले लो स्ट्रिंग यूज़र आई डी, तो बस यूज़र आई डी उसे यहाँ से पास हो जाएगी। तो इनिशियलाइज करते टाइम पे ये जो यूज़र मॉडल डॉट एस आई डी है ये नलेबल होती है, तो इसलिए इस तरह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो तुम चाहो तो इस पर एक नल चेक लगा सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स नल वो हो नहीं सकती क्योंकि हमने उसे बनाया ही ऐसे। आगे बढ़ते हैं। एल्स इफ़ स्टेट इज़ यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट, अगर बाई चांस हमारी लॉग्ड आउट स्टेट आ जाती है तो उस केस में मेरे को सिंपली एमिट कर देनी है एक नई स्टेट, ठीक है, कार्ट इनिशियल स्टेट। यानी कि अगर यूज़र लॉग आउट हो जाएगा तो कार्ट हमारी जो है ऑटोमेटिकली इनिशियल स्टेट में आ जाएगी, यानी कि कोई भी आइटम्स वहाँ पे लोडेड नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम एक रियल टाइम कम्युनिकेशन बना सकते हैं दो ब्लॉक्स के बीच में। तो ये तो हो गया लिसनिंग। लिसनिंग का क्या मतलब होता है, जब भी कोई चेंज होगा तब, मान लो मैं पहले से ही लॉग्ड इन स्टेट में हूँ और तब ये मेरा कार्ट वगैरह लोड हुआ, तो ये इनिशियलाइज कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स स्ट्रीम के अंदर डेटा तब आएगा जब कुछ चेंज होगा। अगर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है और मैं लॉग्ड इन में पहले ही आ गया कार्ट क्यूबिट के बनने से पहले ही, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, इनिशियली भी ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि उसकी स्टेट है क्या, ठीक है, इनिशियली के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया है इसको बस यहाँ से कॉपी कर लो जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और एक नया फंक्शन इसके लिए बना लो। तो वॉइड हैंडल यूज़र स्टेट, ये हो गया। तो स्टेट की जगह यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यूज़र स्टेट, क्योंकि ऑफकोर्स यूज़र के लिए अलग से स्टेट होगी, और जो स्टेट वाला
कीवर्ड है, जो स्टेट कीवर्ड है वो करंट स्टेट के लिए होता है किसी भी क्यूबिट में, तो वो भी एक चीज़ है। तो इसलिए मैं इसे यूज़र स्टेट ले रहा हूँ। तो हैंडल यूज़र स्टेट, तो यहाँ पे यूज़र स्टेट जो है ऊपर से मेरे को मिल जाएगी आर्ग्यूमेंट्स में से। तो ये जो लिसन है, अब मैं इसको ये सब देने की जगह डायरेक्टली हैंडल यूज़र स्टेट दे सकता हूँ। तो ये है लिसनिंग फॉर फ्यूचर अपडेट्स। अब बात आती है कि जो पहले से अपडेट हो चुका है उसका क्या करें, ठीक है, वो भी तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सीधे हैंडल यूज़र स्टेट फंक्शन को कॉल कर दो इनिशियली विद यूज़र क्यूबिट डॉट स्टेट। ये बिल्कुल इनिशियल वैल्यू के लिए, तो इनिशियली वो यूज़र क्यूबिट की स्टेट जो भी होगी उस अकॉर्डिंग भी इस वाले फंक्शन में आएगा। अगर वो लॉग्ड इन स्टेट होगी तो इनिशियलाइज वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और हमारी कार्ड जो है इनिशियलाइज हो जाएगी। तो ये हो गया ये सब। अब मैंने बताया था कि जब भी कभी भी किसी स्ट्रीम पर लिसन करो तो उसको क्लोज करना और स्टोर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो बैकग्राउंड में चालू ना रहे हमेशा। तो अगर कार्ड क्यूबिट की कोई नीड नहीं होगी तो उस केस में हम इसे क्लोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए तुम्हें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन बना लेते हैं, ठीक है, यूज़र सब्सक्रिप्शन नाम से, और यहाँ पे उसे डाल दो। तो यूज़र सब्सक्रिप्शन की वैल्यू अब इसके इक्वल हो जाएगी। और बस फिर क्लोज़ के अंदर, यानी कि जब भी ये मेरा क्यूबिट जो है क्लोज़ होगा उस टाइम पे ये यूज़र सब्सक्रिप्शन भी जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सिंपल। तो जब भी कार्ड क्यूबिट की नीड नहीं होगी तो सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग होते ही यानी कि कार्ड क्यूबिट बनते ही स्ट्रीम जो है ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। इनिशियल वैल्यू से भी वो यहाँ पे आके देख लेगा। अगर हम लॉग्ड इन स्टेट में हैं तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा, लॉग्ड आउट स्टेट में होंगे तो सिंपल सी बात है कार्ड इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। सिंपल। तो ये बन गया हमारा कार्ड क्यूबिट। कार्ड क्यूबिट को हम मेन के अंदर ऑलरेडी लगा ही चुके हैं, तो यहाँ पे ये प्रोवाइड हो ही चुका है। अब चलते हैं कार्ड स्क्रीन पे और इस चीज़ को अब डायनामिक बनाते हैं। तो कार्ड स्क्रीन में सबसे पहले तो जो भी चीज़ यहाँ पे डायनामिक बननी है उसको बना लो डायनामिक। तो एक तरह से पूरा पेज ही डायनामिक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्ड का डेटा यहाँ पे भी है, कार्ड का डेटा यहाँ पे भी है नीचे, तो सब कुछ है। चाहो तो पूरे स्कैफोल्ड को कर सकते हो यहाँ पे रैप, लेकिन मैं पूरे स्कैफोल्ड को नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कॉलम को कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलम को डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ एक ब्लॉक बिल्डर, कार्ड क्यूबिट और कार्ड स्टेट, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। अब एक बार कर लेते हैं आपको रीलोड, देखते हैं क्या हो रहा है डीबग कंसोल में। तो मैं आया कार्ड के अंदर, तो देखो, तो एक रिक्वेस्ट सेंड हुई और मेरा कार्ड क्यूबिट जो है लोडिंग स्टेट से लोडेड स्टेट में आ गया और कार्ड के आइटम्स देखो यहाँ पे आ चुके हैं। तो सक्सेस ट्रू, ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाने के लिए सिंपली अब बस ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसको हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक दो स्टेट्स और यहाँ पे बनाएंगे अलग अलग। तो इफ़ स्टेट इज़ कार्ड लोडिंग स्टेट एंड मेरे जो स्टेट के आइटम्स हैं वो एम्प्टी हैं, तो उस केस में मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसके अलावा इफ़ स्टेट इज़ कार्ड एरर स्टेट एंड स्टेट डॉट आइटम्स डॉट इज़ एम्प्टी, तो उस केस में मैं दे रहा हूँ रिटर्न सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट स्टेट डॉट मैसेज, यानी कि स्टेट में जो भी मैसेज आया होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ये हो गया। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलम यहाँ पे आएगा और कॉलम के अंदर ये लिस्ट व्यू लगा हुआ है। इस लिस्ट व्यू का आइटम काउंट अब चेंज हो जाएगा, तो स्टेट डॉट आइटम्स डॉट लेंथ हो जाएगा। तो देखो एक आ गया क्योंकि एक ही प्रोडक्ट वहाँ पे एडिड है, सिंपल सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, क्वांटिटी ये सब हमें दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली आइटम का एक वेरिएबल हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो फाइनल आइटम इक्वल टू स्टेट डॉट आइटम्स इंडेक्स, यानी कि जो भी आइटम वहाँ पे होगा इस वाले इंडेक्स पे वो यहाँ पे आ जाएगा। इस आइटम के प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे दिखा दो, तो डॉलर ब्रेसिस आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल यहाँ पे आएगा। ये आ गया यहाँ पे टाइटल। इसी तरह से जो प्राइस एक्स क्वांटिटी इक्वल टोटल है ये भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो डॉलर बेसिस आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस ले लो यहाँ पे, तो देखो उसका प्राइस यहाँ पे आ गया। और प्राइस ऑफ कोर्स फॉर्मेटेड हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फॉर्मेटेड उसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसे फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए सिंपली फॉर्मेटर को हमें कॉल करना है, फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस, और उसको प्राइस यहाँ पे पास करवा दो। ये हो गया मेरा प्राइस यहाँ पे पास।
तो ऑटोमेटिकली उसने उसे कर दिया फॉर्मेट। अब क्वांटिटी यहाँ पे दिखानी है, तो क्वांटिटी के लिए सिंपली डॉलर बेसिस आइटम डॉट क्वांटिटी यहाँ पे है, तो दिस इंटू 4 इक्वल टू टोटल। टोटल दिखाने के लिए सिंपली बस प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है हमें क्वांटिटी से, और ऑफ कोर्स उसे फिर फॉर्मेट करके यहाँ पे दिखा देना है। तो डॉलर ब्रेसेस फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस है ये मल्टीप्लिकेशन होगी बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। तो सबसे पहले प्राइस उठा लो और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो आइटम डॉट क्वांटिटी से। ये हो गया। ऑफ कोर्स नल चेक लगा देना, क्योंकि क्वांटिटी वैसे नल होगी नहीं, ये हम जानते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ हो गई। तो उसने ऑटोमेटिकली प्राइस लिया, क्वांटिटी लिया, और उसका टोटल यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इतना टोटल इसका हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्टर हमें मिला हुआ है। तो इस क्वांटिटी सिलेक्टर को भी हमें इनिशियल वैल्यू वहीं से देनी पड़ेगी। अब तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट इनिशियल क्वांटिटी है ये हटा दो यहाँ से। तो आइटम डॉट क्वांटिटी यानी कि इनिशियल वैल्यू जो है आइटम डॉट क्वांटिटी के इक्वल होगी, जो भी उसकी क्वांटिटी होगी वो। एक बार बैक जाते हैं, वापस आते हैं, तो देखो 4, तो पहले से 4 क्वांटिटी यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे आ रहा है। वेरी सिंपल। तो ये दिख गई मेरी कार्ट यहाँ पे 5 आइटम्स टोटल और ये सब है। इसको भी हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 5 आइटम्स है इसकी जगह अब आ जाएगा स्टेट डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, यानी कि जो मेरा आइटम्स है उनकी लेंथ। तो 1 आइटम टोटल यहाँ पे दिखाना है हमें पूरी कार्ट का टोटल, ठीक है। पूरी कार्ट का एक्चुअली में हमें यहाँ पे टोटल दिखाना पड़ेगा। तो पूरी कार्ट का टोटल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा, ठीक है। लूप करना पड़ेगा हर एक आइटम के अंदर, और हर एक आइटम का टोटल निकाल के उसे हमें ऐड करते जाना पड़ेगा। तो बेसिकली काफ़ी कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। तो इस कैलकुलेशंस के लिए तुम चाहो तो एक अलग से सर्विस बना सकते हो, ठीक है। सर्विसेज में चलते हैं, एक कैलकुलेशंस डॉट डार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास कैलकुलेशंस, ये हो गया। तो स्टैटिक ये हमें इन रिटर्न देगा एक डबल या फिर इंट, जो भी तुम लेना चाहो वो, कार्ट टोटल, ठीक है। और इसे सारे आइटम्स हम इसमें दे देंगे सिंपल। तो लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल हम इसे देंगे, तो आइटम्स हम इसे देंगे। कार्ट आइटम मॉडल को कर लो इंपोर्ट, तो ये हो गया। तो बस अब इन सारे आइटम्स पे लूप करना है और टोटल के अंदर उसे ऐड करते जाना है। तो डबल टोटल इक्वल टू स्टार्टिंग में होगा 0, एक फॉर लूप यहाँ पे लगाओ, इंट आई इक्वल 0, आई इज़ लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये हो गया। अब बस टोटल के अंदर हम प्लस करते जाएंगे क्या, आइटम्स आई, यानी कि जो करंट आइटम है उसके प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस इनटू द क्वांटिटी। तो आइटम्स आई डॉट क्वांटिटी। तो टोटल के अंदर ये चीज़ ऐड होती जाएगी और बस यहाँ से फिर ये रिटर्न हो जाएगा हमारा टोटल। तो डायरेक्टली जो कार्ट टोटल होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, सिंपल। तो तुम्हें बार बार ये वाला लॉजिक हर जगह नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलते हैं वहाँ पे वापस इस टोटल में, डॉलर ब्रेसिस कैलकुलेशंस डॉट कार्ट टोटल और आइटम्स इसे दे दो, तो स्टेट डॉट आइटम्स। तो देखो टोटल उसने हमारा यहाँ पे लिख दिया, सिंपल। इस टोटल को भी फॉर्मेट किया जा सकता है ऑफ कोर्स। तो फॉर्मेट करना हो तो इस पूरे को उठा के, इस पूरे फंक्शन को उठा के फॉर्मेटर में भी तुम डाल सकते हो, फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट प्राइस। ये प्राइस यहाँ पे डाल दो, कार्ट टोटल जो है। ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पे एरर ये है कि फॉर्मेट प्राइस जो है इंट एक्सेप्ट कर रहा था अब तक, लेकिन हमने उसे डबल दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट प्राइस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। हम इसे इंट ना लेके हम इसे कोई भी एक नम दे सकते हैं, ठीक है। नम का मतलब उसके अंदर इंट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो बेसिकली कोई सा भी एक नम यहाँ पे चलेगा। ये हो गया। तो फॉर्मेट प्राइस अब डबल भी वहाँ पे ठीक से वर्क कर रहे हैं। तो टोटल हो गया 476000, क्योंकि एक ही आइटम है और उसका यही टोटल है, सिंपल। अब चलते हैं लीडिंग में, यानी कि जो लिस्ट स्टाइल हमने ऊपर बनाया है इसके लीडिंग में, और यहाँ पे एक इमेज लगाते हैं, ठीक है। एक कैश्ड नेटवर्क इमेज यहाँ पे लगाते हैं, जिसका कि इमेज URL हमें देना पड़ेगा। तो आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेजेस 0, यानी कि पहली इमेज यहाँ पे मैं उसकी दिखा रहा हूँ। ये आ गई उसकी इमेज। अब कार्ड को अपडेट कैसे करना है वो देख लेते हैं कि ये जो माइनस प्लस है ये वर्क कैसे करेगा। एक्चुअली में करना बस इतना है कि जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है ऑन क्वांटिटी चेंज में, इसको एक बार लॉग करके देख लो। लॉग वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, देखते हैं एक बार।
तो मान लो मैंने इसे प्लस किया तो देखो 5 आया, 4 3 2 1, यानी कि ये हमेशा हमें अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे देता है, अपडेटेड क्वांटिटी। तो सिंपली क्या करना है, बस फिर से ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना है, ठीक है, सिंपल। तो करो ये कि अपने कार्ट क्यूबिट में एक नया फंक्शन बना लो यहाँ पे, void add to cart async, ठीक है। ऐड टू कार्ट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। अब ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें इसे क्या देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आइटम, कि कौन से आइटम की या फिर कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम अपडेट कर रहे हैं। तो एक तो प्रोडक्ट मॉडल देना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट, और उसकी क्वांटिटी देनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी हम उसकी वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट का मॉडल और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे मैं दूंगा। ये हो गया। अब ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें रिपॉजिटरी का एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो ट्राई कैच, सेम चीज़ यहाँ पे, अगर कोई एरर आ जाती है तो कार्ट एरर स्टेट आ जाएगी, और जस्ट इन सबसे पहले मैं अपनी लोडिंग स्टेट यहाँ पे दूंगा। ये हो गया। अब ट्राई करना है कि अवेट कार्ट रिपॉजिटरी डॉट ऐड टू कार्ट, तो कार्ट का आइटम इसे दे दो, पूरा का पूरा आइटम, ठीक है। तो एक नया आइटम हमें बेसिकली यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो एक नया कार्ट आइटम मॉडल बना लो, ठीक है, न्यू आइटम। ये हो गया। इसके अंदर हमें क्वांटिटी देनी है और SID देना है, और यहाँ पे एक छोटा सा फिक्स भी है क्योंकि हमने क्वांटिटी और SID तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। तो कार्ट आइटम मॉडल में जाके याद से इसे इस कंस्ट्रक्टर में भी ऐड कर देना, ये हम पहले भूल गए थे, तो ये चीज़ याद रखना, इसके बिना वो वैल्यू वहाँ पे शो नहीं करेगी। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गया, क्वांटिटी भी आ गई, SID भी आ गई। तो SID तो हमें खुद से जनरेट करने की ज़रूरत है नहीं, SID तो वो खुद ही बना लेगा, हमें सिर्फ प्रोडक्ट और क्वांटिटी से देना है। तो प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया प्रोडक्ट और क्वांटिटी में डाल दिया क्वांटिटी, और बस इस न्यू आइटम को यहाँ पे कर दो पास। यूज़र ID कहाँ से आएगी, यूज़र ID ऑफ कोर्स हमारे यूज़र क्यूबिट से आएगी। तो ये जो यूज़र क्यूबिट है यहाँ पे चलते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे है, ठीक है। तो इस यूज़र क्यूबिट में से हमें उसे बेसिकली वहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो यूज़र क्यूबिट है वो लॉग्ड इन स्टेट में हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो इफ़ अंडरस्कोर यूज़र क्यूबिट डॉट स्टेट इज़ यूज़र लॉग्ड इन स्टेट, तो अगर वो लॉग्ड इन स्टेट में है तो ही ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, और एल्स में अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो लॉग्ड इन स्टेट बाई चांस वहाँ पे नहीं है और हम ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो मैं थ्रो कर दूंगा एक नई एरर, एन एरर ऑकर्ड वाइल एडिंग द आइटम, सिंपल। ये हो गया। तो यूज़र ID हमें इजीली यूज़र स्टेट से मिल जाएगी, सिंपल। तो यूज़र स्टेट उठा लो इसकी, तो यूज़र स्टेट इक्वल टू यूज़र क्यूबिट डॉट स्टेट एज यूज़र लॉग्ड इन स्टेट। तो इस साइड भी यूज़र लॉग्ड इन स्टेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो लॉग्ड इन स्टेट में ही होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक करा हुआ है ये चीज़। तो हमने पहले चेक करा कि वो लॉग्ड इन स्टेट में है या फिर नहीं, और फिर उस लॉग्ड इन स्टेट को वहाँ से उठा लिया एज लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि स्टेट को एज लॉग्ड इन स्टेट करके यहाँ पे डाल दिया। अब बस यूज़र ID के अंदर डायरेक्टली यूज़र स्टेट डॉट यूज़र मॉडल डॉट SID हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हो गया। तो बस ऐड टू कार्ट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इस ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन से। तो इस ऐड टू कार्ट को बेसिकली तुम्हें प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है इस क्वांटिटी को अपडेट करते टाइम, और इसी फंक्शन को हमें कॉल करना है जब भी हम ऐड टू कार्ट करेंगे। मान लो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट पे टैप कर रहा हूँ तब भी वही चीज़ कॉल होगी, और अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी को अपडेट करूँ तब भी वही चीज़ अपडेट होगी। चलते हैं इस फंक्शन को कॉल करते हैं इस ऑन क्वांटिटी चेंज के अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ, ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कार्ट क्यूबिट डॉट ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों से दे दो। क्वांटिटी में तो वैल्यू ही आ जाएगी, जो भी करंट वैल्यू होगी वो। ये वैल्यू यहाँ पे नम है, तो इसका एज सच कोई ना तो इंट है ना कुछ है, तो तुम इसे डायरेक्टली एज इंट ले लेना, ठीक है, वैल्यू एज इंट, सिंपल। और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के अंदर तो अपना प्रोडक्ट ही हमें डालना पड़ेगा, तो आइटम डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देना। तो ऑन क्वांटिटी चेंज्ड, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अपडेट हो जानी चाहिए। ट्राई करके देखते हैं। डीबग कंसोल में मैं गया, प्लस किया तो 5 हो गया, लेकिन टोटल अभी भी वो सेम ही दिखा रहा है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट हो गया ऐड, क्वांटिटी 5 भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी वो अपडेट नहीं हो रहा रियल टाइम में। देखो यहाँ पे भी नहीं हो रहा। वापस जाके आऊँगा, ये रहा, तो अभी भी वो 4 ही वहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला डेटा अपडेट नहीं हुआ,
क्योंकि हमने स्टेट को अपडेट नहीं करा ऐड करने के बाद। ठीक है, तो अपने कार्ट क्यूबिट में जाके तुम्हें स्टेट को भी अपडेट करना पड़ेगा ऐड के बाद। तो ऐड टू कार्ट करके हमें लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम मॉडल मिलेगी अपडेटेड आइटम्स की, है ना। तो इस फाइनल आइटम्स को यहाँ पे स्टोर कर लो और फिर से एमिट कर दो एक कार्ट लोडेड स्टेट विद द अपडेटेड आइटम्स, यानी कि अपडेटेड आइटम्स अब यहाँ पे शो करने लगेगा वो ऑटोमेटिकली ऐड करने के बाद। तो अब अगर मैं 4 की जगह 5 यहाँ पे करूँगा तो देखो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यहाँ पे 6 करूँगा तो देखो टोटल भी अपडेट हो रहा है, वो भी अपडेट हो रहा है। 7 करूँगा तो ये भी अपडेट हो गया, वो भी अपडेट हो गया। तो ये एमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेट चेंज होगी नहीं तो यूआई भी चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बन गई हमारी कार्ट। अब यही कार्ट वाला फंक्शन जो है, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन जो है, यही हमें यहाँ ऐड टू कार्ट वाले बटन पे भी लगाना है, यही हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो तुम जहाँ चाहो उसे वहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज है, इसमें ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन है, वहाँ पे उसे लगा दो। तो चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में और ऐड टू कार्ट के अंदर ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कार्ट क्यूबिट डॉट ऐड टू कार्ट और प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों ही से दे दो। प्रोडक्ट यानी कि विजेट डॉट प्रोडक्ट और क्वांटिटी यानी कि 1। अभी के लिए मैं उसे 1 दे रहा हूँ यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई क्वांटिटी सिलेक्टर नहीं लगाया है। बाकी अगर तुम चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो फॉर एग्जांपल ये 5 है यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए मैं वापस यहाँ पे गया, ऐड टू कार्ट मैंने किया, वापस आया कार्ट में गया तो देखो 1 हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसे बता रखा है यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही ऐड करेगा उसे, सिंपल। तो ये वाला फंक्शन इसी तरह से हमेशा कॉल होगा। चाहो तो तुम वहाँ पे भी एक क्वांटिटी सिलेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से तो क्वांटिटी अपडेट हो ही सकती है, तो 2, 3, 4 या जो भी हमें लेना है यहाँ से हो ही जाएगी। इसी तरह से अगर कोई और प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लो मैं रेड टी शर्ट पे गया, मैंने करा ऐड टू कार्ट, वापस आया कार्ट में देखा तो देखो ये रेड टी शर्ट भी यहाँ पे आ गई और टोटल यहाँ पे 2 आइटम्स हो गए और टोटल वो वहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा तो मेरा टोटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिड है कार्ट में, अगर मैं वापस जा रहा हूँ और फिर से इसको ओपन कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट डिटेल्स में फिर से मुझे ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि इसे मुझे दिखाना चाहिए कि प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी एडिड टू कार्ट या फिर ऐसा कुछ कि प्रोडक्ट मेरा ऑलरेडी एडिड है कार्ट के अंदर। तो उसके लिए भी मैं चाहूँ तो कार्ट क्यूबिट में एक फंक्शन बना सकता हूँ जो कि मुझे ये चीज़ बता सकता है कि मेरी कार्ट में करंटली कोई प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कार्ट क्यूबिट में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे, तो एक नया फंक्शन बना लो, बूल कार्ट कंटेन्स प्रोडक्ट मॉडल प्रोडक्ट। तो यानी कि ये वाला प्रोडक्ट मेरी कार्ट में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता, ये फंक्शन मेरे को बता सकता है एज अ बूल। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स यहाँ से हम करेंगे रिटर्न, सिंपल। तो इफ़ स्टेट डॉट आइटम्स डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, ऑफकोर्स ये तो चेक करना ही पड़ेगा, अगर आइटम ही एम्प्टी है तो कोई मतलब ही नहीं है ये चेक करने का। ठीक है, डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ रिटर्न फॉल्स, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक एरे के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं चेक स्टेट डॉट आइटम्स डॉट वेयर से। ठीक है, वेयर वाला फंक्शन क्या करता है, एक एक एलिमेंट तुम्हें देगा उस एरे का और फिर उस एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे चेक करवा सकते हो। तो मुझे सिंपली ये चेक करना है कि मेरे इस वाले प्रोडक्ट की SID और ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो प्रोडक्ट की SID है वो सेम है या फिर नहीं। तो ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट बेसिकली एक सिंगल आइटम है इस आइटम्स वाली एरे में से। तो अगर मेरा आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट SID इक्वल है प्रोडक्ट डॉट SID के, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो वो वाली चीज़ें मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो बस इस चीज़ को कर लो एक लिस्ट में कन्वर्ट और स्टोर कर लो फाउंड आइटम में। ठीक है, फाउंड आइटम। अब बस तुम्हें ये चेक करना है कि इस फाउंड आइटम में अगर कुछ आइटम्स एक्चुअली में आए हैं तो सिंपल सी बात है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इफ़ फाउंड आइटम इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, इज़ नॉट एम्प्टी, ये टू लिस्ट वाला फंक्शन ठीक से कॉल कर दो यहाँ पे। तो अगर फाउंड आइटम इज़ नॉट एम्प्टी तो मैं करूँगा रिटर्न ट्रू, यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, और एल्स में बस रिटर्न फॉल्स। तो ये वाला फंक्शन हमें बता सकता है कि हमारी कार्ट कोई प्रोडक्ट को कंटेन करती है या फिर नहीं करती है। तो चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पे और यहाँ पे हमें थोड़ा सा UI जो है चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्राइमरी बटन के अंदर हम थोड़े से चेंजेस करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि वो कार्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है।
सबसे पहले तो इसका टेक्स्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इफ ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट कार्ट क्यूबिट डॉट कार्ट कंटेन्स हमारा प्रोडक्ट यानी कि विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ऐड टू कार्ट नहीं आएगा, आएगा प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट, तो ये आएगा। तो देखो ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिड है कार्ट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, और मैं इसका चाहता हूँ कि मैं इसका कलर भी चेंज करूँ, लेकिन कलर नाम की प्रॉपर्टी कोई प्राइमरी बटन पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ चलते हैं, एक फाइनल कलर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, दिस डॉट कलर जो कि नलेबल है। तो बस यहाँ पे कलर और दी ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट, यानी कि अगर कलर नल होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट ही वो सब में दिखाएगा। सिंपल। तो अब मैं यहाँ पे इसका कलर कर सकता हूँ चेंज डिपेंडिंग ऑन दिस वैल्यू। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं दे रहा हूँ ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं दे रहा हूँ ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट। ठीक है, कलर अगेन तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा मर्जी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्स्ट लाइट भी हम चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो हो गया प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट, तो वो ग्रे हो गया मेरा बटन। लेकिन हाँ, ग्रे के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को फिर से उसे ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कार्ट के अंदर। तो इफ़ कार्ट कंटेन्स वाला कोड फिर से कॉपी करा, रिटर्न। तो अगर कार्ट में अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो फिर से उसे ऐड नहीं करेगा, सीधा यहीं से रिटर्न हो जाएगा। सिंपल। तो कार्ट में जाके मैं चाहूँ तो उसको अपडेट कर सकता हूँ। सेम रेड टी शर्ट भी ऑलरेडी एडिड है, तो वो इसलिए इस तरह से मुझे उसे दिखा रहा है। अब मैं चाहूँ तो इस कार्ट में से आइटम को कर सकता हूँ रिमूव। ठीक है, रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे एक डिलीट का लिंक इन्हें दे दूँगा। तो चलते हैं अपनी कार्ट स्क्रीन पे, और ये जो लिस्ट व्यू यहाँ पे बना हुआ है, इसमें लिस्ट स्टाइल में ये जो सब टाइटल है, इस सब टाइटल को मैं डालूँगा एक कॉलम में। ठीक है, सब टाइटल को डाला एक कॉलम में, और ऑफ कोर्स इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अब। तो इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, और इसके जस्ट नीचे यानी कि जो टेक्स्ट आ रहा है इसके जस्ट नीचे मैं एक डिलीट का लिंक बटन दे दूँगा। ठीक है, लिंक बटन ऑन प्रेस्ड टेक्स्ट आ जाएगा डिलीट, ये आ गया डिलीट का बटन। अगेन इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना है तो इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं, तो मैं चाहूँ तो लिंक बटन में जाके वो चीज़ दे भी सकता हूँ। तो फाइनल कलर जो कि नलेबल है, और बस इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज कर दो। तो स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर, और कलर इसे दे दो। तो कलर दो आ सकते हैं, या तो ऊपर वाला जो कलर है वो, या फिर ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेंट है, बाकी अगर मैंने कोई कलर दिया है तो वही आएगा। तो अब मैं यहाँ पे जाके इस डिलीट को दे सकता हूँ कलर कलर्स डॉट रेड, तो ये आ गया मेरा डिलीट का बटन। तो अब मैं इस पर टैप करके इस आइटम को कर सकता हूँ यहाँ से डिलीट। कैसे? अगेन इस चीज़ के लिए भी तुम्हें क्यूबिट के अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा कार्ट के अंदर से आइटम को डिलीट करने के लिए। तो चलते हैं फिर से कार्ट क्यूबिट पे। तो जैसे हमने ये ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन बनाया, इसी तरह से सेम टू सेम इसे उठा लो और एक रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन बना दो। इसको हमें क्या देना पड़ेगा, एक तो प्रोडक्ट और यूज़र ऑफ कोर्स। तो यूज़र हमें देने की ज़रूरत नहीं, यूज़र तो ऑलरेडी कार्ट क्यूबिट पे है ही, तो सिर्फ प्रोडक्ट इसे दे रहे हैं हम। कार्ट आइटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो। ऐड टू कार्ट की जगह रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन कॉल होगा रिपॉजिटरी का। इसके अंदर हमें एक तो प्रोडक्ट आईडी देनी है और एक यूज़र आईडी देनी है। यूज़र आईडी ऑलरेडी हम डाल ही चुके हैं, बस प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे डाल दो। तो प्रोडक्ट डॉट SID यहाँ पे मैंने डाल दी। तो प्रोडक्ट की आईडी आ गई, यूज़र की आईडी आ गई, आइटम्स हम मिल जाएंगे फिर से अपडेटेड, और फिर एक नई स्टेट आ जाएगी कार्ट लोडेड स्टेट, जिसके अंदर हमारे अपडेटेड आइटम्स होंगे। और ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो एन एरर ऑकर्ड वाइल एडिंग द आइटम की जगह हम रिमूविंग द आइटम लिख सकते हैं। सिंपल। तो ये चीज़ हो गई। रिमूव फ्रॉम कार्ट वाला फंक्शन कुछ इस टाइप का बनेगा, सिर्फ हमें उसे प्रोडक्ट यहाँ पे देना है। तो चलते हैं कार्ट स्क्रीन पे और डिलीट वाले बटन पे यहाँ लिख दो ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कार्ट क्यूबिट डॉट रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसे अपना प्रोडक्ट जो है दे दो। तो आइटम डॉट प्रोडक्ट मैंने इसे पास करवा दिया। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं iPhone 14 Pro को कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट,
और टोटल वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। देखते हैं एक बार जाके आईफोन 14 में। तो ये देखो ऐड टू कार्ट वाला बटन अब जो है एक्टिव हो गया। अब मैं इस पर टैप करूँगा तो ऐड टू कार्ट तो वो हो गया होगा, देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट तो वो हो गया, आइटम तो मेरा नया आ गया, लेकिन अगेन यहाँ पे वो UI अपडेट नहीं हुआ था, अब हो गया क्योंकि अब मैं फिर से उस पेज पे आया हूँ। तो वो बेसिकली रिफ्रेश नहीं हुआ था। ऐसा क्यों? ऐसा ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि ये जो बटन है ये कार्ड क्यूबिट से रियल टाइम अपडेट नहीं ले रहा था, तो हमें इसका UI अपडेट करने के लिए कार्ड क्यूबिट से रियल टाइम अपडेट्स लेने पड़ेंगे। तो इसको रियल टाइम अपडेट्स देने के लिए मैं प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन पे ये जो प्राइमरी बटन मेरा यहाँ पे है, इसको मैं एक ब्लॉक बिल्डर में डाल दूँगा। ठीक है, एक ब्लॉक बिल्डर कार्ट क्यूबिट कार्ट स्टेट। तो अब जब भी कार्ट क्यूबिट के अंदर कोई भी अपडेट होगा तो ये भी ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो अब अगर मैं जाके यहाँ से इसे कर दूँ डिलीट और वापस जाके आईफोन 14 प्रो पे मैं आया तो ऐड टू कार्ट वाला बटन फिर से तो एक्टिव हो गया। इस बार देखते हैं कि वो अपडेट होता है या फिर नहीं रियल टाइम। ऐड टू कार्ट किया तो देखो प्रोडक्ट एडिड टू कार्ट, क्योंकि अब वो ब्लॉक बिल्डर से यानी कि कार्ट क्यूबिट से रियल टाइम अपडेट्स ले रहा है, तो इसलिए उसको वो ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे एक और तुम कोड के अंदर थोड़ा सा रिफैक्टरिंग कर सकते हो, थोड़ा सा उसे शॉर्ट बना सकते हो। कैसे कि ये जो ब्लॉक प्रोवाइडर कार्ट कंटेंट्स वाला फंक्शन है हमने बार बार यहाँ पे कॉल किया हुआ है, तो इसको ऊपर ही डायरेक्टली बिल्डर के अंदर स्टोर करके रख लो एक बूल के अंदर। ठीक है, इज़ इन कार्ट फॉर एग्जांपल, तो इज़ इन कार्ट के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर हो गई। तो तुम्हें बार बार पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम इज़ इन कार्ट लिख दो यहाँ पे भी डायरेक्टली इज़ इन कार्ट और यहाँ पे भी डायरेक्टली इज़ इन कार्ट। तो पूरा बार बार इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ पे भी इस टाइप की कोई चीज़ें दिखें जो रिपीट हो रही हैं उसको तुम एक वेरिएबल में डाल लो और डायरेक्टली उस वेरिएबल को वहाँ पे यूज़ करो। तो ये हो गया। वापस चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे अंदर इस वाले बटन के लिए की है, यानी कि इसका UI हमने चेंज करा है डिपेंडिंग ऑन कि आइटम ऑलरेडी कार्ट में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। यही चीज़ तुम चाहो तो इस बाहर वाले आइकन के साथ भी ईजिली कर सकते हो। सीधा एक इज़ इन कार्ट का वेरिएबल तुम्हें लेना है, आइकन दिखाना है या फिर इस आइकन को चेंज करना है या फिर कुछ भी करना है, वो यहाँ पे पॉसिबल है। ये हो जाएगा। इसके अलावा तुम चाहो तो कार्ट वाले आइकन पे जो ऊपर यहाँ पे आ रहा है एक बैज दिखा सकते हो। ठीक है, बैज दिखाना काफ़ी ईजी है, बस तुम्हें कार्ट क्यूबिट को उठाना है, ठीक है, ब्लॉक बिल्डर से, और फिर उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी लेंथ यहाँ पे डाल देनी है सिंपली। और ऑफ कोर्स ये जो आइकन है इसको ब्लॉक बिल्डर में डालना मत भूलना, क्योंकि ब्लॉक बिल्डर के बिना उसे अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो बैज तुम खुद से बना सकते हो, वैसे हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, अगले एपिसोड में हम इसका बैज बनाएंगे और भी इस कार्ट को थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़े से बग्स भी तुम्हें दिख सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो कार्ट को और थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, थोड़े और कार्ट से रिलेटेड फीचर्स यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद ये जो प्लेस ऑर्डर वाला फ्लो है वो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरी टॉपमेट प्रोफाइल की लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर तुम एक सेशन बुक कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी या फिर सजेशन हो तो वो नीचे कमेंट करके मेरे को तुम बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।